हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, आज एक ख़ास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। तो अभी उनके गुजरे करीब करीब महीने भर के आसपास हुआ। किस तरह से उनका जन्मदिन को आप देखते हैं और क्या आगे की आपकी योजना है, आप पार्टी की खास करके? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज श्रद्धेय नेताजी का आज जन्मदिन है और ये पहला जन्मदिन है जब श्रद्धेय नेताजी की गैर मौजूदगी में वो इस दुनिया में नहीं है। हम सभी समाजवादी शोकाकुल लोग उनको नमन करते हैं। रही स्ट्रेटजी और रणनीति की बात, आगे श्रद्धेय नेताजी ने जो हम लोगों को राह दिखाई, आपका इंतजार कर रहे हैं सभी समाजवादी लोगों को का ये प्रयास है कि नेताजी ने जो रास्ता हम सबको दिखाया है। अब माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भी उनका दिशा निर्देश और आदेश होगा, हर समाजवादी साथी, हर समाजवादी सिपाही उस आदेश को पूर्णतः पालन करेगा। अभी चूँकि चुनाव हो रहे हैं और नेताजी की भी सीट खाली हुई है, वहाँ से श्रीमती डिम्पल यादव जी मैदान में हैं, तो वहाँ और रामपुर सीट और खतौली पे पूरा हम लोगों का ध्यान है और हम लोग वहीं से आए हैं पार्टी दफ्तर, और श्रद्धेय नेताजी को नमन करने के बाद फिर वापस हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव हो रहा है और उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की एक अच्छी भूमिका यहाँ होती, लेकिन वो शायद दिखाई नहीं दे रही है कहीं। दरअसल अभी नेताजी को गए पूरे 2 महीने भी नहीं हुए। और पूरा दल, पूरी विचारधारा और जो एक समाजवादी वटवृक्ष के रूप में श्रद्धेय नेताजी थे, उनके जाने से अभी हम लोग शोकाकुल थे। उसी दौरान ये चुनाव आया और हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो दिशा निर्देश हमें देंगे उसी के मुताबिक हम लोग आगे की जो भी प्लानिंग होगी वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों का पूरा फोकस मैनपुरी, खतौली और रामपुर पे। जी, अभी 2 विधानसभा, एक तरह का 2024 के चुनाव को लेके एक सरगर्मी तो तेज है, लेकिन गुजरात में चुनाव हो रहा है, हिमाचल में अभी मतलब अभी हुआ है। इसको लेके क्या समाजवादी पार्टी की कोई अपनी रणनीति है या किसी के साथ समझौता है या क्या है? इस तरीके कोई आधिकारिक अभी हम लोगों को आदेश हमारे शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिला है। बहरहाल चुनाव आयोग की जो भूमिका है, खास करके इन तीनों राज्यों के चुनावों को लेकर के, उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगते हैं, क्योंकि जब समान और एक ही समय सभी विधानसभाओं के सत्र खत्म हो रहे हैं, कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, और उसमें 2 राज्यों के 2 डेट और फिर तीसरे राज्य के नगर निगम के और दूसरे राज्य के साथ पैचअप करके जो डेट निकाला गया है, उसमें देखिए जो एक संवैधानिक संस्था की स्वायत्ता है, उस स्वायत्ता पे तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखे हैं, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 से लेकर के 20,000 तक, 25,000 तक हमारे लोगों के वोट काटे गए, और बावजूद इसके जब हमने ऑब्जेक्शन लिया तो हमें नोटिस दिया। आप एक बात बताइए, जब कार्यकाल विधानसभा गुजरात और हिमाचल का एक साथ, चूँकि पिछला इलेक्शन भी एक ही साथ हुआ था, बावजूद इसके 2 तारीखों में चुनाव करवाना, और इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन भी 2 तारीखों में हुआ और गिनती एक दिन होगी, ये रणनीति मुझे चुनाव आयोग का समझ में नहीं आया। और इस वजह से प्रत्येक भारतीय के दिलो दिमाग में जो चुनाव आयोग की स्वायत्ता है और जो एक उसकी गरिमा थी, उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगा है और उस पर हमारा प्रश्न अब भी बरकरार है। इन्होंने डिटेल मांगा था, हमारी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के मुताबिक उनका जवाब दे दिया, लेकिन उस जवाब के फलस्वरूप उनका कोई एक्शन नज़र नहीं अब तक आया। और जैसे यूपी में मशीनें तैरते मिली हैं, विभिन्न ज़िलों में चुनाव के दौरान हमारे लोगों ने पकड़ा है, वो हिमाचल में भी मिला है। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ मशीन को लेके घूमते बीजेपी के लोग ही नज़र आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में नहीं मिले, कांग्रेस के लोग चाहे किसी और दल के लोग हिमाचल और गुजरात में क्यों नहीं मिले, सिर्फ बीजेपी के लोगों के पास। एक सवाल तो ये उठता है कि जब चुनाव आयोग ही
और जिस पे एक निष्पक्ष चुनाव कराने का जो एक अधिक वो है, क्या बोलते हैं, दायित्व दायित्व है। तो जब वही से गड़बड़ है तो अब किस तरह का लोकतंत्र, तो कुछ बचा ही नहीं। मसला यही है कि देश के सबसे और कैसे करेंगे आगे? मसला वही है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संगठन के ऊपर है, वो संगठन की स्वायत्तता और उसके कार्यशैली ही जब संदेह के घेरे में हो तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो उठेंगे। जी जी, तो प्रश्न तो उठाना एक अलग बात है, लेकिन एक लोकतांत्रिक मूल्यों वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसको लेकर कोई आंदोलन या कोई इस तरह की कोई दिशा दे अपने कार्यकर्ताओं। ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग हमसे प्रश्न पूछ रहा है वैधानिक के तौर पे, उन प्रश्नों का पारिणामिक जवाब देना बहुत ज़रूरी है जी। और चूंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कहाँ वोट काटे गए आप बताइए, उसकी लगभग 10,000 से ज़्यादा पन्नों की डिटेल चुनाव आयोग के दी जा चुकी है। बावजूद इसके अब चुनाव आयोग को फिर जब जीव सत्तारूढ़ की तरफ से जब कोई इशारा आएगा या कोई दिशा निर्देश मिलेगा तब वो जागेगा, क्योंकि चुनाव आयोग स्वायत्त तो रहा नहीं। जी। स्वायत्त होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को शून्य घोषित करके फिर से वो चुनाव किए जाते। तो नाम किसके काटे जा रहे हैं? जो देखिए, ये एक कैडर का मामला है। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विशेष तौर पे समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के वोटर, अब मैं 3 जिलों का प्रभारी था, मेरे पास डेटा है 3 जिलों का। मैं प्रत्येक विधानसभा में 10 से लेकर के 25,000 वोटरों के मेरे पास डेटा है जो नाम काटे गए। मैं जिस जिले से आता हूँ, किस जिले की बात? मैं हाथरस की बात कर रहा हूँ, मैं महोबा की बात कर रहा हूँ, मैं जनपद मऊ की बात कर रहा हूँ। चूँकि जनपद मऊ मेरा अपना गृह जनपद है। मेरे लगभग 95-97 साल के ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से और अब तक वोट डालते आए हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव था जब वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था इस बार। अच्छा, तो ये हकीकत है। मुझसे चुनाव आयोग मांगे, मैं उनको डिटेल लिख के दूंगा। आखिर किसके इशारे पे क्यों उनका नाम काटा गया, जो कि 97-96 साल के व्यक्ति हैं, आज़ादी पहला चुनाव से लेकर के और वो अब तक के सभी चुनावों में वोट डालते आए हैं, बावजूद इसको उनका नाम किसके कहने पे काटा गया? जाहिर सी बात है सत्तारूढ़ के इशारे पे ही सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कुल मिला के यह है कि सत्तारूढ़ जो भी शासक है यहाँ, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसको पहले नहीं हटाएंगे तो शायद मामला नहीं बनेगा। देखिए, ये जिम्मेदारी देश के लोगों की है। उनको ये समझना होगा कि देश के लोकतंत्र की बचाने और इस लड़ाई में किसकी भूमिका कहाँ रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ तो पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तो आप कहाँ थे। हम तो कह सकते हैं कि हम समाजवादी लोग लोकतंत्र के लिए मैदान में थे। 2022 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे अभी चुनाव हो, और हम लड़ रहे हैं। और जब चुनाव आयोग ने हमसे जवाब करा है, हमने उसका सार्थक जवाब दिया है। प्रश्न करा है, हमने जवाब दिया है। तो जब हम उनका जवाब दे रहे हैं, उस जवाबों के बाद जो चुप्पी होती है, उस चुप्पी पे प्रश्न चिन्ह है। कि अगर आपने कह दिया कि आप बताओ कि आपके कितने वोट काटे गए, हमने लिख के दे दिया कि हमारे इन विधानसभाओं में इतने वोट काटे गए, अब आप चुप हो जाएंगे। जब कोई अगला इलेक्शन आएगा तो फिर आप जागेंगे कि आपने जो जवाब दे दिया था उसमें ये कमी रही। मतलब आप तुरंत उससे प्रश्न पूछिए कि आपका यहाँ कमी रहा। हम यहाँ पे अगर 10,000 वोट से अगर आपका कैंडिडेट हारा है, 20,000 वोट आपके काटे गए हैं, तो हम इस चुनाव को शून्य घोषित करते हैं, उपचुनाव कराइए आप। लेकिन ये तो चुनाव आयोग के पास हैसियत है नहीं। हैसियत इसलिए नहीं है कि चुनाव आयोग की जो संहिता है वो बिल्कुल ही संदेह के घेरे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मनोज जी, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में चूँकि आप यहाँ हैं तो जो युवा लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। हाँ, मैं दिल्ली यूथ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी समाजवादी युवा हैं उनको जोड़ें, और हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व के जो भी हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी का आदेश होगा उसके मुताबिक हम काम जी। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा, अब जाते जाते जब आपने बात की तो जो समाजवादी युवा हैं उनको तो आप जोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो युवा हैं, जो जिनको जोड़ने की, समाजवाद का सपना दिखाने की ज़रूरत है कि समाजवाद को एक तरह से गाली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है,
जबकि ज़रूरत वही है। देखिए श्रद्धेय नेताजी आज जो जिसको लोग लॉलीपॉप और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब इस देश में किसान, नौजवान और शिक्षा की बात हुई थी तो श्रद्धेय नेताजी ने पहली शुरुआत, पूरे आज़ाद भारत के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री ऐसा था जो श्रद्धेय नेताजी ने किसानों के लिए पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई, किसानों के लिए सिंचाई और गरीबों के लिए दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, मुफ्ती का अभियान चलाया। ये सबसे पहले स्वतंत्र भारत के बाद पहली कोई समाजवादी सरकार थी, वो समाजवादियों की थी, श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, मुफ्ती का अभियान चलाया। और उसी मुफ्ती अभियान को जो अगली कड़ी में जब लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज की ज़रूरत है, विद्युत है, शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा तक बेटियों को देना, उस पे लोग प्रश्न चिन्ह करते हैं। लेकिन नेताजी की जो नेताजी ने जो काम किए, नेताजी ने जो रास्ते दिखाए, वो कितने दीर्घकालिक हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले जो काम नेताजी किए वो बाकी लोग आज कर रहे हैं। मतलब नेताजी की दूरदर्शिता को आप समझने की कोशिश करिए कि नेताजी उस दौर में उस समाज से आए जिस समाज के 5% लोग भी शिक्षित नहीं थे, लेकिन आ करके उस 70% समाज को उन्होंने जोड़ने का काम किया जो अशिक्षा में था, जिनके स्वास्थ्य की वजह से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। किसान जो फांसी लगा रहा था, किसान जो सिंचाई के पानी का पैसा दे रहा था, उसको मुफ्त करने का काम किया। किसानों पे बहुत बड़ा जो लोड आता था किराए के रूप में, उसको ख़त्म करने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। और श्रद्धेय नेताजी की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए लड़कियों को 10वीं तक शिक्षा फ्री करा उन्होंने, 5वीं तक सबको शिक्षा, मिड डे मील, और मिड डे मील के अंदर जो पौष्टिक, मिड डे मील तो पुरानी योजना थी, उसको पौष्टिक कैसे बनाना है, ये समाजवादी सरकार की योजनाएं हैं और वो चल रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो शिक्षा नेताजी फ्री देने की बात करते थे, नेताजी ने फ्री दिया, उसको टेक्निकली हाई कैसे करना है तो उन्होंने लैपटॉप दिया। जो हमारे प्रदेश के युवा थे उन युवाओं को तकनीकी से लैस करा कि आप विश्व में जाना चाहते हैं तो तकनीकी को समझिए, तकनीकी शिक्षा को समझिए, वैश्वीकरण को समझिए, तब आप आगे और बढ़ पाएंगे। तो उस पूरी कड़ी को जो नेताजी ने करा, वो नेताजी के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और हम लोगों को जो भी आदेश पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिलता है, उसी रणनीति की तहत, उसी दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, एक समाजवादी होने के नाते, एक मतलब बाई हार्ट समाजवादी, एक तो होता है कि भाई आदेश मिलेगा तब आप काम करेंगे, एक होता है कि हम समाजवादी हैं जी और हम चाहे घर में बैठे रहें चाहे बाहर जाएं, वो नेचर और आपका जो काम करने का तरीका है वो लगातार वो दिखता है। तो क्या केवल ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे या ऐसा नहीं? देखिए जब लोग यहाँ अध्यक्ष बना करके भेजे गए हैं, विभिन्न जो हमारे फ्रंटल गवर्नमेंट संगठन है वो भी जोड़ रहे हैं। हमारा नेचर है कि जो भी हमारी विचारधारा के लोग हैं उनको तो हम जोड़ेंगे, जो हमसे जुड़ सकते हैं, जो वैचारिक रूप से जिनसे हमारी समानता है, उनको भी हम जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। निरंतर हमारे युवा साथी, हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग, हमारे विचारधारा के लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं और इस कड़ी को हम निरंतर, हम सभी साथी, लोहिया वाहिनी भी है यहाँ पे छात्र सभा भी है, यहाँ यूथ ब्रिगेड भी है, महिला सभा भी है, विभिन्न संगठन है, तो बाकी सभी संगठनों के लोग लगे हुए हैं और अपने अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं। सबको दिशा निर्देश ऑलरेडी है, ये नहीं कि आप रुकिए, आपको जोड़ना है। एक एक आदमी को जोड़ करके ही एक दिन बहुत लंबी कड़ी बनेगी और समाजवादी कड़ी को जोड़ने में सारे समाजवादी लोग लगे हुए हैं। चलिए, अब मनोज जी बहुत अच्छा लगा बात करके और अभी तो शुरुआत है, हम लंबी वार्ताएं करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे और उम्मीद करते हैं कि कुछ नए पहलू पर हम आगे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।